13 अगस्त 2003 की अंधेरी रात के दौरान ठंडे समंदर के बीचों बीच काम कर रहे ऑयल रिग के एम्प्लॉइज आखिरकार पूरे 10 साल बाद अपने घर लौटने वाले होते हैं। हर चेहरे पर खुशी है, सब अपनों से मिलने की तैयारी में है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। अचानक ऑयल रिग के प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब और अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लगती हैं और तभी एक घना कोहरा पूरे प्लेटफॉर्म को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये कोहरा सिर्फ धुंध नहीं है, जो भी इसके संपर्क में आता है वो इन्फेक्ट होने लगता है और दर्दनाक तरीके से मरने लगता है। सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने की वजह से उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो लोग इस सुनसान समंदर के बीच अकेले फंस जाते हैं। सवाल ये है कि असल में उनके साथ हो क्या रहा है, ये फॉग कहाँ से आया, इसके पीछे की डरावनी मिस्ट्री क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग इस मौत के जाल से निकलकर अपने घर वापस जा पाएंगे या समंदर ही उनकी कब्र बनने वाला है। फ्लिक मूवीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के खतरनाक समंदर में एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से होती है। इस प्लेटफॉर्म का नाम किनलॉक ब्रावो है। आज का दिन सबके लिए बहुत खास था, जब सभी क्रू मेंबर्स को वापस अपने घर जाना था। लेकिन तभी बॉस मैग अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। वो सबको बताता है कि उनकी घर वापसी फिलहाल टाल दी गई है। वजह ये बताई जाती है कि नॉर्थ में मौजूद किनलॉक के प्लेटफॉर्म की बिजली चली गई है, इसीलिए हेलीकॉप्टर पहले वहाँ के लोगों को निकालेंगे, उसके बाद ही इन्हें लेने आएंगे। ये बात सुनते ही पुराना और सीनियर क्रू मेंबर हैटन भड़क जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो खुलेआम मैग से बहस करने लगता है। वो पूछता है कि आखिर कब तक इंतजार करना होगा। मैग कहता है कि अभी कोई तय तारीख नहीं है, बस उन्हें धैर्य रखना होगा और तब तक अपना काम करते रहना होगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि प्लेटफॉर्म की बिजली सप्लाई में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। मैग बताता है कि ये कोई ड्रिल नहीं है, सब लोग तुरंत अपने सेफ्टी कपड़े पहने और असेंबली पॉइंट पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म की बैकअप बिजली चालू कर दी जाती है। इसी दौरान अनुभवी कर्मचारी एल्विन जब दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि थोड़ी दूरी पर मौजूद सी जोन वाला प्लेटफॉर्म आग की लपटों में घिरा हुआ है। वो अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं होता कि जिस लोहे की रेलिंग को वो पकड़े होता है वो जोर जोर से कांपने लगती है। डर के मारे एल्विन तुरंत भागकर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। उधर मैग और बाकी लोग भी सी जोन की हालत देख लेते हैं। वे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका होता है। एल्विन कंट्रोल रूम में पहुंचकर मैग को सारी स्थिति बताता है। ड्रिलिंग सिस्टम से हाई प्रेशर अलार्म बज रहा होता है। वो साफ कहता है कि अगर सिस्टम तुरंत बंद नहीं किया गया तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मजबूरी में ड्रिलिंग रोक दी जाती है और सी जोन की आग पर किसी तरह काबू पा लिया जाता है। इस फैसले से सीनियर मैनेजर रॉस नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि इससे कंपनी को भारी नुकसान होगा। मैग उसे दो टूक जवाब देता है कि अगर तुम्हें हदें पार करनी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी जगह खड़े होकर फैसले तुम नहीं करोगे। अगर काम नहीं रोका गया तो यहाँ लोगों की जान जाएगी। रॉस चुप हो जाती है। सबको लगता है कि ये बस एक छोटा सा हादसा था, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ी ही देर में पूरा प्लेटफॉर्म फिर से जोरदार तरीके से हिलने लगता है। डर के मारे सभी लोग पास की रेलिंग पकड़ लेते हैं और हिल भी नहीं पाते। काफी देर बाद जाकर कंपन रुकती है। मैग समझ जाता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। वो मेनलैंड से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। इसी बीच अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि सामने समुद्र के ऊपर एक बेहद घनी और मोटी धुंध दिखाई देती है जो बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है। कुछ ही देर में अजीब तरीके से पूरी समुद्री सतह उस धुंध से ढक जाती है। बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए मेंटेनेंस टीम लीडर फुल्मर और उसका डिप्टी बाज बाहर जाकर हालात चेक करने का फैसला करते हैं। जब बाज आधा रास्ता चढ़ चुका होता है तो उसे एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है। वो फुल्मर को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धुंध इतनी घनी होती है कि उसे फुल्मर दिखाई ही नहीं देता। मजबूरी में वो ऊपर चढ़ता रहता है और पैर फिसल जाता है। असल में वो आवाज सीगल्स की होती है। तभी फुल्मर भी ऊपर पहुंच जाता है। दोनों टॉवर के ऊपर जाकर जांच करते हैं, लेकिन बाहर किसी तरह की गड़बड़ी नजर नहीं आती। सब कुछ ठीक होने के बावजूद सवाल ये था कि फिर कम्युनिकेशन क्यों बंद है। नीचे उतरते वक्त बाज से एक उपकरण गिर जाता है। फुल्मर उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाज जब उसे उठाने जाता है तो देखता है कि पास में एक सीगल अधमरी हालत में पड़ी है। उसी समय रॉस को सिस्टम में एक और अजीब बात दिखती है। समस्या सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म की नहीं होती, बल्कि पूरे समुद्री इलाके के सभी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी हालत बन रही होती है। इधर मैग और हैटन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी ऊपर से जोरदार टकराने की आवाज आती है। अगले ही पल ऊपर से गिरने वाला शख्स कोई और नहीं
बल्कि बाज होता है। फुलमर खुद को दोष देने लगता है कि उसे पहले नीचे आना चाहिए था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद किसी तरह बाज की जान बच जाती है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक होती है। अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर होती हैं। उसे पूरी तरह बचाने का एक ही तरीका होता है, हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाना, लेकिन इतनी घनी धुंध में ये नामुमकिन होता है। ऐसे में बाज एक तरह से मौत और जिंदगी के बीच फंस जाता है। हैटन गुस्से में होता है और मैक को दोष देता है कि उसी ने बाज को ऊपर भेजा था। लेकिन तभी जब सबको लगता है कि बाज नहीं बचेगा, वो अचानक होश में आ जाता है। उसकी लाल आंखों के सामने कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जो उसने कभी पहले नहीं देखे थे। इधर गुस्से से भरा हुआ हैटन सीधे मैक के ऑफिस में घुस जाता है और बिना सोचे समझे उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। मैग इस बूढ़े और अनुभवी क्रू मेंबर से बहस नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। तभी हैटन की नजर मैग की टेबल पर रखे एक डॉक्यूमेंट पर पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट किनलॉग बीजॉन से जुड़ा एक ऐसा राज होता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। थोड़ी ही देर में हैटन सब लोगों को इकट्ठा करता है और सबके सामने ऐलान करता है कि बॉस मैग शुरू से ही सबको धोखा दे रहा है। वो कहता है कि आज सबको घर लौटना था, लेकिन उन्हें जानबूझकर रोका गया। वजह हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि कुछ और है। तभी मैग वहां पहुंच जाता है और हैटन से कहता है कि अभी लोगों को भड़काने का सही वक्त नहीं है, लेकिन हैटन रुकने वाला नहीं होता। वो अपनी जेब से एक कागज निकालता है और कहता है, ये मैं पढ़कर सुनाऊं या तुम खुद सबको सच बताओगे। आखिरकार मैग आगे आता है और सच्चाई बताता है। ऊपर बैठे लोग पूरे समुद्री इलाके के सभी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। सिर्फ मशीनें ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले सभी लोग भी उनके लिए अब जरूरी नहीं रहे। मैग को इसीलिए चुप रहने को कहा गया था क्योंकि कंपनी ने अभी तक सही तरीके से प्लेटफॉर्म बंद करने की तैयारी नहीं की थी। रोते हुए मैग कहता है कि अब उसका बस एक ही मकसद है, सबको सुरक्षित घर पहुंचाना। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही आसमान से राख जैसी बारिश होने लगती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी गंभीर हालत में पड़ा बाज अचानक सबके पीछे खड़ा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो, मगर किसी को सोचने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि इस समय सबसे जरूरी बात बाज की जान बचाना होती है। सवाल ये था कि क्या ये लोग इस भयानक आपदा से जिंदा निकल पाएंगे। इस हालात में उनके सामने दो बड़ी मुश्किलें होती हैं। पहली ये अनजान और खतरनाक आपदा और दूसरी आपस में टूटता हुआ भरोसा। घनी धुंध पूरी स्कॉटलैंड की समुद्री सीमा को ढक लेती है। इसके बाद जब उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है तो वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बस उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है और उसने सिग्नल टावर पर कुछ देखा था। ये सुनकर नर्स केट डर जाती है और रॉस से पूछती है कि कहीं वो सच में खतरे में तो नहीं है। रॉस उसे भरोसा दिलाती है कि ये प्लेटफॉर्म अब तक दर्ज की गई सबसे ऊंची लहरों से भी ज्यादा मजबूत है। केट थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं होती। उनके जाने के बाद बाज अपने हाथ की पट्टी खोलता है। उसके जख्म से खून बह रहा होता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसका खून खुद ही हिल रहा है जैसे जिंदा हो। उधर रेस्ट एरिया में लोग नौकरी जाने के डर से परेशान होते हैं। तभी क्रू मेंबर लेक बाहर चमकती हुई लाइट्स देखता है। एल्विन पहचान लेता है कि ये समुद्र में मौजूद एक रिजर्व शिप का सिग्नल है। एल्विन लेक को ऊपर भेजता है ताकि वो सिग्नल को रिकॉर्ड करे और खुद मैग को खबर देने चला जाता है। लेक हेलीपैड पर पहुंचकर सारे सिग्नल नोट कर लेता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मौत उसके बहुत करीब है। वो मैसेज डनविन को देता है जो सबको रिजर्व शिप पर जाने की सलाह देता है, लेकिन रॉस को लगता है कि प्लेटफॉर्म ज्यादा सुरक्षित है। इस बार मैग भी उसी से सहमत हो जाता है। इसी बीच बाज के साथ एक और डरावनी बात होती है। उसकी बुरी तरह खराब हो चुकी आंखें अपने आप ठीक हो जाती हैं और हाथ का जख्म भी गायब हो जाता है। वो खुद घबरा जाता है। जैसे ही वो आईने में अपनी आंखें देखता है, उसे फिर से समुद्र के वो डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वो एक कमरे में जाता है और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के मैप को देखकर अचानक उसके मसूड़ों में तेज दर्द होता है। अगले ही पल वो काली खून की उल्टी करता है और उसके मुंह से एक सुनहरी दाढ़ बाहर गिर जाती है। उधर लेक राख से भरा हुआ वापस आता है और नहाने जाता है। कपड़े उतारते ही काली लिक्विड दीवार पर जा लगती है। वो देखता है कि उसके कंधे का सालों पुराना टैटू खुद ब खुद उतर रहा है। फिर उसके सीने का टैटू भी उतरने लगता है। पूरे शरीर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। खून बहने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। केट जब देखती है कि बाज गायब है तो वो मैग और रॉस को बताती है। मैग सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन बाज कहीं नजर नहीं आता। असल में वो एक कमरे में बैठा अजीब हरकतें कर रहा होता है। एल्विन उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी बड़ी चोट के बाद किसी का इतनी जल्दी ठीक होना नामुमकिन है। बाज खुद कहता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था। एल्विन उसे हिम्मत देता है, लेकिन बाज जानता है कि ये सब बिल्कुल गलत और असामान्य है। वो कहता है कि उसे बाहर रोशनी में कुछ दिखाई दे रहा है। तभी फिर से वही डरावनी झलकियां उसके दिमाग में आती हैं और वो भाग जाता है। उधर क्रू मेंबर हीथर लेक के लिए खाना लेकर जाती है। दरवाजा खोलते ही लाश देखकर डर के मारे पीछे हट जाता है। केट को शक होता है कि उसकी मौत का रिश्ता उस राख से है। रॉस राख के सैंपल की जांच शुरू करती है। इसी दौरान फुलमर और एल्विन बाहर बाज को ढूंढते
हैं। फुल्मर का हाथ दरवाजे से कट जाता है, लेकिन वो इसे हल्के में ले लेता है। एल्विन को मन ही मन बहुत बुरा एहसास होता है और सच में उसका डर सही निकलता है। एल्विन का डर सही साबित होता है क्योंकि हैटन चुपचाप अंदर आने वाले दरवाजे को जाम कर देता है। उसका मकसद साफ होता है, वो चाहता है कि किसी तरह बाहर SOS सिग्नल भेजने का वक्त मिल जाए। थोड़ी देर में फुल्मर और एल्विन को इस हरकत का पता चल जाता है। जैसे ही रिजर्व शिप को सिग्नल मिलता है, वो पूरी रफ्तार से ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगती है। दोनों लोग दरवाजा खोलकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुलता। तभी फुल्मर नोटिस करता है कि राख गिरनी बंद हो गई है। लेकिन क्या ये अच्छा संकेत था? बिल्कुल नहीं। एल्विन फुल्मर से कहता है कि वो यहीं रहकर आवाज देता रहे, जबकि वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है। कुछ ही देर में फुल्मर की आवाज सुनकर मैग वहां पहुंच जाता है और हैटन की इस हरकत को रोक दिया जाता है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इतनी घनी धुंध में अगर रिजर्व शिप प्लेटफॉर्म से टकरा गई तो भयानक हादसा हो सकता है। अब उनके पास किस्मत के भरोसे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उसी वक्त एल्विन बाहर फिर से बाज को देखता है। वो उसे अंदर ले जाना चाहता है, लेकिन बाज साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे यहीं रुकना है। एल्विन को लगता है कि गिरने के बाद बाज का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो जबरदस्ती उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक बाज उसे रेलिंग पर धक्का दे देता है। उसकी ताकत किसी आम इंसान जैसी नहीं लगती। अगले ही पल एल्विन का दम घुटने लगता है। उसके मुंह से समुद्री पानी निकलता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय रिजर्व शिप प्लेटफॉर्म के बेहद करीब आ जाती है। बाज भागकर वहां से दूर चला जाता है। डनविन अपनी जान जोखिम में डालकर एल्विन को खींचकर अलग ले जाता है। शुक्र है कि बड़ा जहाज प्लेटफॉर्म से नहीं टकराता। आखिरी पल में वो दिशा बदल लेता है, लेकिन एल्विन उस हमले से नहीं बच पाता। मैग उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो मर चुका होता है। एक ही दिन में 2 लोगों की मौत मैग को अंदर से तोड़ देती है। इधर रॉस को आखिरकार एक बड़ा सुराग मिल जाता है। वो राख के सैंपल में पानी की एक बूंद डालती है और तुरंत ही उसके सूक्ष्म कण हिलने लगते हैं। फिर वो अपने अंगूठे पर हल्का सा जख्म करती है और खून की एक बूंद सैंपल पर गिराती है। इस बार राख के कण और ज्यादा तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। रॉस समझ जाती है कि राख के अंदर मौजूद कण जिंदा ऑर्गेनिज्म है और राख बस उनका जरिया है। सिर्फ छूने से शायद संक्रमण न हो, लेकिन अगर कोई लंबे वक्त तक इसके संपर्क में रहे, इसे सांस के जरिए अंदर ले ले या फिर खुले जख्म के साथ इसके संपर्क में आए तो संक्रमण हो सकता है। ये सुनते ही एक नाम सबके दिमाग में आता है, फुल्मर, जिसके हाथ में कट लगा था। सवाल ये था कि अब उसके साथ क्या होगा। इसके बाद रॉस एक तरीका सुझाती है कि सभी क्रू मेंबर्स के खून के सैंपल लिए जाए और उन्हें बाज के खून के साथ मिलाया जाए। अगर किसी में रिएक्शन नहीं होता तो वो संक्रमित नहीं है। मैग को ये तरीका सही लगता है और वो रॉस को आगे बढ़ने की इजाजत देता है। इधर फुल्मर गलियारे से गुजर रहा होता है, तभी वो मेडिकल रूम के बाहर गिरी 2 A4 शीट्स देखता है। अंदर झांकता है तो देखता है कि बाज वहाँ कुछ ढूंढ रहा है। फुल्मर उसे आवाज देता है। बाज घबरा जाता है। फुल्मर उसे शांत रहने को कहता है और कोई और गलत कदम न उठाने की सलाह देता है। बाज टूटे हुए मन से कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दिमाग में लगातार आवाजें आ रही हैं जो उसे कंट्रोल कर रही हैं। वो कहता है कि जब उसने एल्विन को मारा तब भी उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। फिर वो कुछ ऐसा कहता है जिससे फुल्मर पूरी तरह सन्न रह जाता है। बाज जवाब देने के बजाय फुल्मर के कटे हुए हाथ को देखता है। तभी रॉस कमरे में आ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि बाज खून का सैंपल लेकर भाग रहा है, वो घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाज पागलों की तरह भाग निकलता है। रॉस उसे पकड़ने की बात करती है, लेकिन फुल्मर मना कर देता है। उसका कहना होता है कि बाज अब बहुत खतरनाक है और कोई भी जल्दबाजी सबको भारी पड़ सकती है। फुल्मर को खुद भी एहसास नहीं होता कि वो अनजाने में बाज की मदद कर रहा है। इस बीच बाज एक बड़े खंभे के पास पहुंचता है और अपने खून का सैंपल समुद्र में फेंक देता है। जब मैग को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में फुल्मर से पूछता है कि उसने तुरंत खबर क्यों नहीं दी। फुल्मर कहता है कि उसके पास वक्त ही नहीं था। मैग फैसला करता है कि अगर सबका टेस्ट नहीं हो सकता तो जो सबसे ज्यादा संक्रमित लग रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। ये फैसला सही होता है, लेकिन कुछ चीजें अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती हैं। बाज को ढूंढने और प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिए मैग एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। धुंध छंट चुकी होती है, राख भी गिरना बंद हो जाती है। सबको प्लेटफॉर्म की सफाई का काम सौंपा जाता है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। साथ ही एक और मुश्किल काम सामने होता है, बाज को ढूंढकर वापस लाना। लेकिन अगर वो लौटना ही न चाहे तो इस पर मैग सख्त होता है। जल्द ही पूरे प्लेटफॉर्म पर डिसइंफेक्शन सिस्टम चालू कर दिया जाता है और सभी क्रू मेंबर्स अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं। उधर बाज एक ऑयल टैंक में छिपा होता है। वो तेल से बातें करने लगता है। जहाँ जहाँ उसका हाथ छूता है वहाँ हरे रंग के धब्बे उभरने लगते हैं।
जो देखते ही देखते फैलने लगते हैं। उसी समय रॉस को एक और चौंकाने वाली खोज होती है। प्लेटफॉर्म की पहली खुदाई के दौरान जो प्राचीन फॉसिल मिला था, उसके स्पोर्स बिल्कुल उन्हीं जैसे होते हैं जो राख में पाए गए थे। ये फॉसिल करीब 30 करोड़ साल पुराना पर्मियन काल का होता है, जब समुद्र की 90% प्रजातियां खत्म हो गई थीं। और हैरानी की बात ये कि ये ओनेल फील्ड उसी दौर की चट्टानों से जुड़ी होती है। उधर बाज हरे धब्बों को बढ़ते हुए देख ही रहा होता है कि तभी क्रू मेंबर गारो अचानक ओनाइल टैंक का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। बाज फौरन छिप जाता है। गारो जैसे ही टैंक के अंदर का नजारा देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। हर तरफ फैली हरी चिपचिपी परत और अजीब सी हरकतें देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो मदद के लिए किसी को बुलाने ही वाला होता है कि तभी बाज उस पर हमला कर देता है। गारो की चीखें सुनकर हैटन और डनविन दौड़ते हुए पहुंचते हैं। गारो कांपती आवाज में बताता है कि उस पर बाज ने हमला किया है। इतना कहकर वो मुंह से काला खून उगल देता है। उसी पल समुद्र के नीचे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी जमीन में एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। पूरा प्लेटफॉर्म जोर जोर से कांपने लगता है। सिर्फ 2 दिनों में ये तीसरी बार होता है। हैटन देखता है कि ऑयल टैंक पूरी तरह हरे जैविक पदार्थ से भर चुका है। वहीं डनविन की नजर गारो के हाथ पर पड़ती है। उसका हाथ खून से लथपथ होता है और उसकी मुट्ठी में वही दाढ़ फंसी होती है जो उसने थोड़ी देर पहले उल्टी में निकाली थी। डनविन कुछ समझ पाता उससे पहले ही गारो हिलने लगता है। उसी समय ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की फ्लेयर टॉर्च अचानक बुझ जाती है। अब उसकी जगह जबरदस्त मात्रा में ज्वलनशील गैस निकलने लगती है। कंपन रुकने के बाद हालांकि प्लेटफॉर्म का खतरा अभी खत्म नहीं होता। फ्लेयर टॉर्च का इग्निशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका होता है। अगर फ्लेयर को समय रहते जलाया नहीं गया तो बाहर निकल रही गैस में नमी जमा हो जाएगी और पूरा प्लेटफॉर्म एक जबरदस्त धमाके में उड़ सकता है। सब कुछ पल भर में राख बन सकता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, फ्लेयर को मैन्युअली जलाना। सब लोग इस बात पर परेशान होते हैं कि आखिर इतनी खतरनाक जिम्मेदारी कौन लेगा। तभी फुलमर आगे आता है। कुछ ही देर में सब लोग बाहर पहुंचते हैं। मैग फुलमर को एक इग्निशन गन देता है। मशीन के चालू होते ही फुलमर बेहद संभल कर आगे बढ़ता है। सभी लोग दूर खड़े होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हर कोई दुआ कर रहा होता है। जब मशीन रुकती है तो फुलमर भी रुक जाता है। वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है, फिर धीरे से नीचे कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि दूरी अभी भी काफी नहीं है। तभी वो अपनी सेफ्टी हार्नेस खोल देता है। ये देखकर सिर्फ हैटन ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। सब समझ जाते हैं कि फुलमर का फैसला पक्का है और कोई उसे रोक नहीं सकता। वो आगे बढ़ता है और जब उसे लगता है कि अब अगर आग लगी तो शायद बचने का थोड़ा सा मौका रहेगा, तो वो बस इतना कहता है और उसी पल फ्लेयर जल उठती है। मैग दौड़कर उसके पास जाता है और उसकी पीठ पर लगी आग को बुझाता है। अब सवाल ये होता है, क्या फुलमर जिंदा बचेगा? जवाब है हाँ, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो है चुना हुआ इंसान। फुलमर जिंदा तो बच जाता है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर इंसान समझ चुका होता है कि ये सिर्फ एक हादसा या टेक्निकल फेलियर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी और बहुत गहरी किसी चीज से जुड़ा हुआ था। समुद्र की गहराइयों से, उन जीवों से जो इंसान के आने से बहुत पहले इस धरती पर मौजूद थे। बाज की कहानी अब सबके सामने साफ होने लगती है। वो कोई विलेन नहीं था, बल्कि वो पहला इंसान था जिस पर उस प्राचीन परजीवी जीव ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसका शरीर ठीक होता चला गया, जख्म भरते चले गए, लेकिन बदले में उसकी इंसानियत छिनती चली गई। दूसरी तरफ लेक जैसे लोग, जिनके शरीर पहले से कमजोर थे, वो उस संक्रमण को झेल ही नहीं पाए और तुरंत मर गए। अब ये भी साफ हो जाता है कि वो परजीवी कमजोर शरीर को नहीं अपनाता। उसे चाहिए होता है एक मजबूत होस्ट। यही वजह थी कि कोई बच गया, कोई बदल गया और कोई मारा गया। राख, धुंध, हरे धब्बे, ये सब उसी प्राचीन जीवन का हिस्सा थे जो करोड़ों साल पहले पर्मियन काल में समुद्र में राज करता था और अब इंसानी लालच की वजह से दोबारा जाग चुका था। मैग को ये एहसास सबसे ज्यादा तोड़ देता है कि कंपनी को ये सब पहले से पता था, फिर भी उन्होंने ड्रिलिंग नहीं रोकी। इंसानों की जान से ज्यादा कीमती उनके लिए तेल था। 1 घंटे पहले तक ये आदमी इतनी भयानक आग में झुलस चुका था कि उसे होश तक नहीं था, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही वो गालियां देता हुआ खुद उठकर बैठ गया। इतनी तेज खुद ब खुद ठीक होने की ताकत किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगती। उसके बाद तीनों लैब में पहुंचे और बज के शरीर में हो रहे बदलावों का एनालिसिस करने लगे। आखिर में रॉस ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक अंदाजा लगाया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिश्ता शायद पर्मियन पीरियड के किसी जीव से है जो खत्म नहीं हुआ बल्कि आज तक जिंदा बचा हुआ है, और बज एक तरह से उसका रक्षक बन गया है। रॉस की बातों पर फुलमर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस चुपचाप एक सफेद कागज पर गोल गोल सर्कल बनाता जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही
जैसे पहले बज बनाया करता था। तभी अचानक इंटरकॉम पर मार्क की आवाज गूंजी। उसने सबको तुरंत कंट्रोल रूम बुलाया। वहाँ पहुंचकर पता चला कि समुद्र तल से जुड़ी पाइपलाइन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। मार्क को शक हुआ कि ये सब बज और गारो की हरकत है, और तभी उसने देखा कि बज मशीन रूम में अलार्म स्प्रिंकलर को चालू करने वाला बटन ढूंढ रहा है। जैसे ही उसने सारे बटन ऑन किए, पूरे स्प्रिंकलर जोन में ओवर प्रेशर का अलार्म बजने लगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये दबाव प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर इंसान को मार सकता था। अब बज एक बेहद खतरनाक इंसान बन चुका था। उसके पास जाना और उसे रोकना किसी आत्महत्या से कम नहीं था। तभी रॉस को एक तरीका सूझा। उसने कहा कि हमें एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन जिसमें सेंसर लगे हों गहरे समुद्र में भेजना होगा और नीचे जाकर वॉल्व बंद करना होगा ताकि ऊपर से बज कुछ न कर सके। फिलहाल यही एकमात्र रास्ता लग रहा था। ड्रोन को समुद्र में उतारा गया और जैसे ही उन्होंने नीचे का नजारा देखा, सबके होश उड़ गए, खासकर फुलमर के। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे स्प्रिंकलर सिस्टम पहले ही फट चुका है। मोटे से ईस्ट की मदद से उन्होंने आखिरकार वॉल्व बंद कर दिया। उसी पल हीदर को समझ आया कि शायद यही बज का असली मकसद था, और सच में ऐसा ही था। ऊपर से देखने में लग रहा था कि वो सब कुछ तबाह कर रहा है, लेकिन असल में वो चुपचाप सबकी जान बचा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर समुद्र के नीचे वाला वॉल्व बंद नहीं हुआ तो तबाही बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, एक नई परेशानी सामने आ गई। उन्हें सिस्टम चलाना ही नहीं आता था। तभी बज को एक इंसान याद आया। उधर फुलमर समुद्र में बने गोल घेरों को देखकर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक फोन बज उठा। ईस्ट ने फोन देखा और चौंक गया। सिग्नल आ रहा था। सिर्फ फोन ही नहीं, रेडियो भी काम करने लगा। अचानक सबको लगा जैसे घर लौटने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई हो। मार्क ने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। केट ने कैसी को वीडियो कॉल करके बताया कि वो ठीक है। कैसी ने कहा कि वो बहुत परेशान थी क्योंकि प्लेटफॉर्म से संपर्क टूटने के बाद उसने कंपनी को अनगिनत फोन किए थे, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। केट को ये अजीब लगा और उसने कैसी से कहा कि वो खुद रेस्क्यू टीम से संपर्क करे। इतना कह ही रही थी कि कैसी के घर की लाइटें झपकने लगी। फिर से बिजली चली गई। पिछले कुछ दिनों में ये कई बार हो चुका था। जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक जाना पहचाना डरावना दृश्य सामने आ गया। केट बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक कॉल कट गई। कैसी क्या सच में दुनिया का अंत आ रहा था? उधर मार्क लगातार कोस्ट गार्ड को कॉल कर रहा था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसी बीच बज पौधों के जरिए फुलमर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। फुलमर पूरी तरह कंफ्यूज था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी खुद ब खुद ठीक होने की ताकत आ गई है। तभी ईस्ट अंदर आया। फुलमर ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल बज की आवाज हवा में गूंज उठी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फुलमर को झटका लगा। उसे सब समझ आने लगा। वो बहाना बनाकर वहाँ से भागा और सीधा बाथरूम पहुंचा। उसने देखा कि उसके जले हुए घाव लगभग ठीक हो चुके थे। उसने कलाई की पट्टी हटाई तो वहाँ जरा सा भी निशान नहीं था। तभी फिर आवाज आई, हमें तुम्हारी जरूरत है। इधर बज ने गारो से कहा, वो आ रहा है। मार्क ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि कोस्ट गार्ड ने अभी तक रेस्क्यू कंफर्म नहीं किया है। उसने पूछा कि क्या किसी ने अपने परिवार को मदद का मैसेज भेजा है। कुछ लोगों को लगने लगा कि ऊपर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि कुछ अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे। जब केट ने अपनी और कैसी की पूरी कहानी सुनाई तो बाकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। हट्टन को लगने लगा कि ये सब ऊपर वालों की साजिश है ताकि प्लेटफॉर्म बंद करने की झंझट से बचा जा सके और सब यहीं मर जाए। बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई होने ही वाली थी। तभी किसी ने बता दिया कि केट प्रेग्नेंट है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। मार्क पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से में फट पड़ा। केट शर्मिंदगी में वहाँ से भाग गया। मार्क भावुक हो गया। उसने कहा कि उसका काम सबकी सुरक्षा है और इसी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। वो एक अच्छा लीडर था, लेकिन हालात के आगे बेबस था। बाहर रोती हुई केट ने देखा कि फुलमर चुपचाप प्रोडक्शन मॉड्यूल की तरफ जा रहा है। चाहे जितना पुकारा, उसने पलट कर नहीं देखा। केट ने पीछा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। अब सवाल ये था, फुलमर का ये कदम सबके लिए फायदेमंद होगा या तबाही लेकर आएगा? जब सब लोग इस बात से परेशान थे कि अब यहाँ से निकलेंगे कैसे, तभी उन्हें एक नई उम्मीद दिखाई दी। समुद्र की सतह पर एक लाइफ बोट तैरती हुई दिखी। पहली नजर में लगा कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। अचानक स्कॉटलैंड के पूरे समुद्री इलाके में घना कोहरा छा गया, जो पूरे एक दिन तक फैला रहा। अगले दिन जैसे ही कोहरा थोड़ा थोड़ा छंटा, सबको लगा कि अब शायद घर लौटने का रास्ता खुल गया है। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत थे। पास ही मौजूद किनलॉक सी जॉन से काला धुआं उठता दिखा। उस रात सी जॉन की तरफ जाने वाली बैकअप बोट भी गायब हो गई। सबको लगा था कि शायद सी जॉन के लोग किसी तरह बच गए होंगे, लेकिन अगली रात समुद्र में एक और लाइफ बोट तैरती हुई आ गई। सबने सोचा कि ये मदद लेकर आई है, लेकिन असल में उनके सामने एक बेहद बेरहम और चालाक आदमी आया, डेविड कोको। रॉस ने सेफ्टी के लिए सबसे पहले सबका ब्लड टेस्ट करने की बात कही, लेकिन मोटा कोको साफ मना कर देता है। वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर बताता है कि वो हेड ऑफिस से भेजा गया है और उसे तुरंत कंट्रोल रूम जाना है। ईस्ट को उसे देखकर एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है,
जिससे साफ लगता है कि दोनों का रिश्ता कुछ खास है। कंट्रोल रूम में रॉस कोको से पूछती है कि सी जोन में आखिर हुआ क्या और वो वहाँ कैसे पहुंचा। कोको टाल मटोल करता है और बस इतना कहता है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उल्टा वो रॉस से पूछता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों बंद किया गया। डनविन साफ कह देता है कि अगर वो बंद नहीं किया जाता तो सब मर जाते, क्योंकि नीचे समुद्र में ब्लो आउट हो चुका था। रॉस को कोको की बातें बहुत अजीब लगती हैं। उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हो रहा था। मार्क उसे ज्यादा सोचने से मना करता है और कहता है कि चुपचाप उस पर नजर रखते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कोको कितना खतरनाक और चालाक है। डिनर टाइम पर हट्टन, डनलिन और शेफ मोर्ची, तीनों पुराने क्रू मेंबर्स, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की बात कर रहे थे। एक दूसरे को देखते हुए ऐसा लगा जैसे तीनों किसी एक फैसले पर पहुंच गए हों। उसी दौरान कोको चुपके से मार्क के ऑफिस में घुसता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी मार्क अंदर आता है और कोको तुरंत दराज बंद कर देता है। दोनों औपचारिक रूप से हाथ मिलाकर मिलते हैं। जब मार्क सी जॉन के लीडर डेरिक के बारे में पूछता है तो कोको एक पल के लिए अटक जाता है। वो कहता है कि धमाके से पहले ही उसे मेनलैंड वापस बुला लिया गया था। साफ था कि वो डेरिक को जानता तक नहीं था। इधर रॉस फुल्मर द्वारा बनाए गए गोल घेरों को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि इनका मतलब क्या है। तभी केट की एक बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। केट ने कहा कि ये किसी चार्ट की लेयर्स जैसे लगते हैं या पेड़ के तनों पर बने सालों के निशान जैसे। तभी रॉस को झटका लगा। उसे समझ आया कि ये गोल घेरे जीवन के जन्म और खत्म होने का संकेत है। उसी वक्त मार्क और कोको भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन रॉस कोको को इग्नोर करके अपनी बात जारी रखती है। वो बताती है कि पहले उसे लगा था कि ये किसी स्ट्रक्चर का डिजाइन है, लेकिन असल में ये पेड़ के रिंग्स और धरती की परतों जैसे हैं। हर एक रिंग किसी एक युग को दिखाता है और इनके बीच की दूरी धरती पर हुए 5 बड़े महाविनाशों के टाइम से मेल खाती है, जैसे ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन और बाकी। आखिरी रिंग आज के समय को दिखाती है। ये सुनते ही कोको का चेहरा उतर जाता है। तभी वो बोल पड़ता है और कहता है कि सी जोन की तबाही भी इसी वजह से हुई थी। उसके मुताबिक ये सब इन्फेक्टेड लोगों की वजह से हुआ। अब दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए वो चाहता है कि प्रोडक्शन मॉड्यूल में जाकर बज और उसके साथी को खत्म कर दिया जाए। मार्क ये सुनते ही भड़क उठता है। वो साफ कह देता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। कोको को समझ आ जाता है कि यहाँ बात नहीं बनेगी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। बाहर निकलते ही हट्टन और डनलिन उसके पीछे आ जाते हैं। कोको उन्हें बहकाते हुए पूछता है घर जाना है। घर लौटने की चाह में वो उसकी बातों में आ जाते हैं। कोको उन्हें समझाता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो जाएगा। वो भरोसा दिलाता है कि किसी को नुकसान नहीं होगा। मजबूरी में तीनों उसकी बात मान लेते हैं। इधर फुल्मर प्रोडक्शन मॉड्यूल पहुंच चुका था। वो बज से पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। बज बस इतना कहता है, हमें उसे बचाना है ताकि वो हमें बचा सके। कोको के कहने पर तीनों पुराने क्रू मेंबर सेफ्टी सूट पहनकर एक कंटेनर तक पहुंचते हैं। पासवर्ड डालते ही दरवाजा खुलता है और अंदर गैस से भरे सिलेंडर दिखाई देते हैं। उसी वक्त कोको कंट्रोल रूम में घुसकर सबको बाहर भेज देता है और पूरे प्लेटफॉर्म का फायर सिस्टम ऑन कर देता है। जैसे ही गैस सिस्टम के जरिए फैलती है, बज और फुल्मर को हवा में मौजूद उस अजीब ताकत की कमी महसूस होने लगती है। जब तीनों निकलने वाले होते हैं तभी गारो सामने आ जाता है। वो सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है। हट्टन उसे हटने को कहता है, लेकिन गारो खून की उल्टी कर देता है। तभी डनलिन को समझ आता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। मकसद बेहोश करना नहीं बल्कि मारना था। अब बहुत देर हो चुकी थी। गारो मर चुका था। हट्टन और मोर्ची बाहर निकल आते हैं, लेकिन डनलिन को बाहर से दरवाजा बंद करके अंदर ही छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन खत्म होते ही वो भी मर जाता है। इधर फुल्मर गारो की लाश देखता है और उसी वक्त पौधे सूखने लगते हैं। जैसे ही वो सिस्टम बंद करने की कोशिश करता है, वो भी जहर से गिर पड़ता है। बज की हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। उसी पल समुद्र के नीचे बना आखिरी रिंग बंद हो जाता है। मतलब अब तबाही शुरू हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर फंसे हैं, क्या वो जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। पिछली घटनाओं के बाद ये साफ हो चुका था कि मोटा कोको चालाकी से 3 पुराने क्रू मेंबर्स से जहरीली गैस रिलीज करवा चुका है। उसी ने बाहर का दरवाजा बंद किया, जिसकी वजह से डनलिन और गारो की दर्दनाक मौत हो गई। अब फुल्मर और बज भी जहर की वजह से बेसुध पड़े थे। क्या उनका भी अंत हो गया था? घटना के बाद मार्क ने बाहर का दरवाजा खोला और फायर सिस्टम बंद कराया। रॉस सेफ्टी सूट पहनकर प्रोडक्शन मॉड्यूल में घुसी। वो किसी भी हालत में फुल्मर को बचाना चाहता था, लेकिन फुल्मर बिल्कुल बेहोश पड़ा था। रॉस उसे घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, मगर ताकत कम पड़ जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो हरे पौधे पूरी तरह मुरझा चुके थे, उनमें अचानक फिर से जान आ जाती है। हवा में वही अजीब सी ऊर्जा दोबारा फैलने लगती है और फुल्मर के चारों तरफ घूमने लगती है। अचानक फुल्मर की आंख हिलती है। जैसे ही वो होश में आता है, पौधे पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये साफ हो जाता है कि न उसे मारा जा सकता है और न ही उसके रक्षक को। इस तरह से उन्हें खत्म करना नामुमकिन है। कोको को इस बात का अंदाजा भी नहीं था
था कि उसकी ये हरकत स्कॉटलैंड के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। उसी वक्त बज भी होश में आ जाता है, लेकिन गारो के साथ ऐसा नहीं होता। वो वापस नहीं आता। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो चुना हुआ इंसान नहीं था। यही उसकी मौत की इकलौती वजह थी। फुल्मर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अब मार्क का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ठान लेता है कि अब कोको से हिसाब लिया जाएगा, उसे सच उगलवाना ही होगा। यही कहानी हमें फ्लैशबैक में किनलॉक सी जॉन ले जाती है। वहाँ हैरिस ने सबसे पहले कोको को बताया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रेशर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और अगर तुरंत बंद नहीं किया गया तो भयानक धमाका होगा। लेकिन कोको ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। असल में वो धमाके को रोकना ही नहीं चाहता था। यही उसका मकसद था। कोको को लगा था कि इस धमाके से समुद्र के नीचे मौजूद वो रहस्यमयी जीव मर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलत फहमी थी। धमाके में सी जॉन के बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह सिस्टम बंद किया और कोको के कहने पर उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब वो लोग लाइफ बोट से भाग रहे थे तब वो और लोगों को भी बचा सकते थे, लेकिन कोको ने जानबूझकर नाव तुरंत रवाना कर दी। अब वापस मौजूदा समय में कोको से पूछताछ होती है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहता है कि कंपनी का मकसद था समुद्र से आखिरी बूंद तक तेल निकालना। अगर लीकेज हो तो बंद करो, अगर रुकावट आए तो साफ करो और अगर कोई खतरा दिखे तो उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर दो। वो साफ कह देता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक खत्म करने का मिशन था, जानबूझकर किया गया सफाया। असल सच्चाई ये थी कि हेड ऑफिस को पहले से पता था कि समुद्र के नीचे कोई बहुत पुराना और ताकतवर जीव मौजूद है। उन्होंने उसे नाम दिया था आदि पुरुष या प्रोजेनिटर। पिछले 6 महीनों से कंपनी उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम रही। यही वजह थी कि उन्होंने पूरा इलाका छोड़ने और सभी कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला कर लिया था। मार्क ये सारी बातें रॉस को बताता है। नतीजा साफ था, अगर आदि पुरुष को समय रहते नहीं रोका गया तो वो जमीन की तरफ बढ़ेगा और तबाही मचा देगा। लेकिन रॉस इस सोच से सहमत नहीं होती। उसे पूरा यकीन था कि आदि पुरुष को मारा नहीं जा सकता। ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब लड़ने की बजाय उसकी बात सुनी जाएगी। अगर जोर से नहीं तो समझदारी से, शायद तभी कोई रास्ता निकले। फुल्मर आदि पुरुष से संपर्क करने की कोशिश करता है और इस बार उसे साफ साफ उसकी मौजूदगी महसूस होती है। उसे उसके गुस्से की झलक भी दिखती है। मार्क को लगता है कि इस तबाही को रोकने की चाबी शायद बज के पास है। वो आदि पुरुष का रक्षक है। तीनों मिलकर बज को ढूंढने निकलते हैं। उधर कोको एक बार फिर अपनी घटिया चाल चलता है। वो हैरिस को धमकाता है कि अगर जिंदा बाहर निकलना है तो उसकी बात माननी होगी। फिर वो बताता है कि हेलीकॉप्टर रास्ते में है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम करना होगा। वो फिर से धमाका करके आदि पुरुष को मारना चाहता था। प्रोडक्शन मॉड्यूल में बज चुपचाप खड़ा था। तीनों उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं ताकि मिलकर आदि पुरुष की रक्षा कर सकें, लेकिन बज की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है कि आदि पुरुष ने उससे संपर्क तोड़ लिया है। उसे लगा था कि वो मदद कर रहा है, लेकिन वो नाकाम रहा। इधर हैरिस जानबूझकर सिस्टम चालू करने का नाटक करता है, लेकिन असल में ब्रॉडकास्ट ऑन कर देता है। कोको बुरी तरह भड़क उठता है। उसी वक्त हीदर और बाकी लोग भी आवाज सुनकर कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ते हैं। तभी आदि पुरुष का गुस्सा फूट पड़ता है। चौथा झटका आता है और पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं। जैसे ही चौथा झटका आता है, पूरा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म हिलने लगता है। दीवारें कांप उठती हैं और हर किसी को एहसास हो जाता है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हीदर, केट और बाकी लोग भागते हुए कंट्रोल रूम में घुसते हैं। हीदर गुस्से में कोको पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी कंट्रोल रूम में एक नई आवाज गूंजती है। बताया जाता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अब बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला है और किनलॉक बी जॉन के सभी लोगों को तुरंत हेलीपैड की तरफ जाना होगा। ये सुनते ही कोको सबसे पहले दौड़ता है। ऊपर पहुंचकर जब वो आसमान में हेलीकॉप्टर को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी जीत वाली मुस्कान होती है। तभी उसके पीछे हट्टन आकर खड़ा हो जाता है। उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है। अगर कोको ने बाहर का दरवाजा बंद न किया होता तो डनलिन आज जिंदा होता। एक पल के लिए हट्टन का मन करता है कि वो कोको को वहीं खत्म कर दे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसे पता है कि कोको को जिंदा ले जाना ही सबके लिए इंसाफ का एकमात्र रास्ता है। गुस्से में वो कोको को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मेरी नौकरी छीनने की बात करता है, तू इसके लायक भी नहीं है। उधर रॉस, मार्क, हीदर और केट एक बेहद अजीब और डरावना नजारा देखते हैं। हवा में मौजूद वो छोटे छोटे कण जिन्हें वो अब तक अलग अलग देख रहे थे, अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। रॉस आगे बढ़कर शांति का संदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंसानों को बहुत मौके दिए जा चुके थे। अब वो कण मिलकर एक बड़ा चमकता हुआ गोल घेरा बना लेते हैं। इसी के साथ प्लेटफॉर्म पर 5वां झटका आता है, जो अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा ढांचा टूटने की कगार पर आ जाता है। सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं,
लेकिन तभी बज रुक जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी आदि पुरुष की वजह से ही बची है। अगर वो ना होता तो वो कब का मर चुका होता। इसलिए अब वो कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं रहकर उसकी रक्षा करेगा। मार्क समझ जाता है कि बज का फैसला पक्का है। वो उसे और रोकने की कोशिश नहीं करता। लगभग सारे क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर में बैठ चुके होते हैं। तभी हीदर समुद्र की तरफ देखते हुए अचानक जड़ हो जाता है। उसके चेहरे का डर सब कुछ बयां कर देता है। दूर समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठ चुकी होती है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। रॉस और बाकी लोग भी उसे देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक लहर नहीं है बल्कि सुनामी है। और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वो पहले ही किनलॉक सी जोन को तबाह कर चुकी थी। लहर के बिल्कुल पास पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। अगले ही पल वो विशाल लहर प्लेटफॉर्म से टकरा जाती है। बस कुछ सेकंड का फर्क था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब सवाल ये था कि क्या बज मर गया? शायद नहीं। ये मत भूलिए कि वो आदि पुरुष का सबसे वफादार रक्षक था। लहर आने से पहले ही वो उस चमकते हुए गोल घेरे के अंदर चला गया था। मुमकिन है कि वो किसी और ही दुनिया या किसी पैरेलल रियलिटी में पहुंच गया हो जहां उसकी कहानी एक नए मोड़ पर चली गई हो। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग भले ही जिंदा बच गए हों, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। केट को अचानक याद आता है कि ये विशाल लहर अब जमीन की तरफ बढ़ रही है और उसकी पत्नी कैसी ठीक उसी तट के पास रहती है। ये सोचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी कोको एक और डरावनी बात कहता है, लेकिन वो बात क्या थी ये वो पूरा नहीं बताता। शायद उसका जवाब अब अगले सीजन में ही मिलेगा। केट का दिल बैठ चुका था। उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हो रहा था। कुछ ही देर बाद कैसी की तरफ जोरदार झटके महसूस होने लगते हैं। वो धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है। बाहर देखते ही वो वहीं रुक जाती है। सामने वही विशाल लहर थी और यहीं पर इस सीरीज के पहले सीजन की कहानी खत्म हो जाती है।